गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आज यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के, और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें हम एग्ज़ाम तक टेस्ट सीरीज़ जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं मैंने इंपॉर्टेंट, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा क्योंकि बड़े स्टेटमेंट वाले हैं आधे से अधिक। तो पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट 2022-23 के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने 1400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस परियोजना के तहत केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? 1400 करोड़ रुपए की लागत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए, केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। आने वाले 8 वर्षों में जो है ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, 8 वर्ष लगेंगे इसको। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पहली है भारत में। तो देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र यानी ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण भारत में है ये, केरल में। तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। ओरिगामी मेटा मटेरियल्स निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? ये पेपर फोल्डिंग की एक जापानी तकनीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है, जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है इसका डिज़ाइन। देखिए, इसमें जो है पेपर फोल्डिंग यानी ओरिगामी की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसको मोड़ा जाता है। जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है तो इसमें लंबवत या पार्श्व दिशा में परिवर्तन होता है। मेटा मटेरियल्स जो है स्मार्ट सामग्री होती है, जिसमें गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। वे एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हालांकि उन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इनका निर्माण जो है आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया है, और ये जो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों बातें, सी है इसका आंसर। तो इसका उद्देश्य है देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को जो है संबोधित करना। अब देखिए, इसके पहले कदम के रूप में जो है विज्ञान ज्योति को वर्ष 2019-20 में स्कूल स्तर पर शुरू किया गया था। इसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित पाठ्यक्रम को और इसमें कैरियर बनाने हेतु जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है फ्रांस ने। तो 12 फरवरी 2022 को महासागर को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस ने की। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। नंबर 6 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस आयोजित किया गया, और वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम या विषय क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, और 22 मई को क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? 2022 में भारत ने की है। तो 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौकाओं सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये असम है इसका उत्तर। तो असम राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, याद रखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा पुराना है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना? ठीक है, यूपीआई ये बना है नेपाल।
तो भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश जो है नेपाल बना है। और यूपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। तो हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में कौन सा राज्य जो है शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं इसको? भारत की राजधानी या दिल्ली सरकार है ये। तो हाल ही में दिल्ली जो है शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? भारत का पहला संविधान पार्क यह है राजस्थान का जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। तो हाल ही में जयपुर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। किसने लिखी है ये? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है। तो अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? हम चर्चा कर चुके हैं इस पर पहले भी। नुसंतारा इसका उत्तर है। तो हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर नुसंतारा को देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है शुरू हुई है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नंबर 16 पर आ जाइए। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ यह है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? भारत का पहला होगा भूवैज्ञानिक उद्यान, जियोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है ये 25 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले याद रखिएगा। तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। आपको बताना है कि पूरा नाम क्या था उनका। ब्रजपाल दास गोपाल नहीं, ब्रजेश चंद्रनाथ मिश्र नहीं, ब्रजपाल रामनाथ दास नहीं, ब्रजमोहन नाथ मिश्र। ठीक है, ब्रजमोहन नाथ मिश्र। तो महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। नाम क्या उनका? ब्रजमोहन नाथ मिश्र। इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना पुरजोर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। 4 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन ने प्रतिष्ठित वर्ष 2021 के लिए नोबेल प्राइज जीता है। अब डैश में कौन सा आएगा बताना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है नहीं इसमें। मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और पीस यानी शांति का, भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का। यहाँ आएगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन मतलब चिकित्सा। तो 4 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन ने प्रतिष्ठित वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, यानी नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन या फिजियोलॉजी बोल दो इसको। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता है। और पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार ये खोजें जो हैं नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त जो है वो कर सकती हैं। और इन खोजों से यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं और बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।
इस वर्ष फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दोनों विजेताओं को समान भागों में साझा किया गया है और वर्ष 1901 से जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार। नंबर 22 भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रतिष्ठित साहित्य के क्षेत्र में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। और इन्हें मतलब अब्दुल रज़ाक गुरना की बात हो रही है। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों में महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए साहित्य में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सही है दोनों की दोनों बातें, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, जेवर एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर में फैला होगा। अभी भारत में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली वाले की बात हो रही है, और यह भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा तो मतलब इस स्टेटमेंट की बात हो रही है, जेवर की, इसकी नहीं हो रही है, ठीक है, ये तो है, तो करेक्ट है। जेवर एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर में फैला होगा, नेट जीरो उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट ये होगा। और अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो भारत में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी थी। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो 1300 हेक्टेयर में फैला होगा ये, और अभी भारत में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली एनसीआर में बनने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और जेवर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें मल्टी मॉडल कार्गो हब की तरह जो है बनाया गया है। यह भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट होगा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत की जो गंगा डॉल्फिन है उसको एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है, और गंगा की डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। और भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र काशी विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। लुप्तप्राय जलीय जीव तो है ये, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है ये, तो ये बातें तो भैया करेक्ट हो जाती हैं दोनों की दोनों। लेकिन क्या भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा, या पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा? ठीक है, गलत है यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट, ठीक है, पटना में बनेगा। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, सही पूछा, केवल एक और दो, बी होगा इसका आंसर। तो भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा तट पर बनेगा। और विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जो है गंगा नदी में वर्ष 2018 से 19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन जो है देखी गई। डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन अक्सर अवैध शिकारियों का शिकार हो जाती है ये। और भारत में डॉल्फिन की उपस्थिति जो है एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन जो है कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। हाल ही में जिंकिंग जेरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज, रूट बोलते हैं जड़ों को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उसने इसको विश्व विरासत स्थलों की अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। आपको बताना है कि ये जिंकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कई मूवियों में इसको दिखाया गया है, और इसका उत्तर है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब मेघालय, 7 सिस्टर का राज्य। तो मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने हेतु या उजागर करने वाले जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अपनी अस्थायी सूची में इसको शामिल किया है। इस तरह की इस चीज़ें यूपीएससी सिविल सेवा की बड़ी फेवरेट होती हैं, ठीक है। जिंकिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज
मेघालय का। तो 25 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसका प्राइस केवल 149 है। धन्यवाद।